जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने सोना खरीदा हुआ है या चांदी खरीदी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, या फिर अगर आपने रियल स्टेट के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो तब भी आप परेशान होंगे। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुसे हुए हैं तो इस वक्त डेफिनेटली आपको बड़ा ही टेंशन और डिप्रेशन होगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या बनेगा, और क्या अब हमें सोना और चांदी खरीदना चाहिए या उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी तेज़ी से सोना और चांदी की कीमतें क्रैश की हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और इसके साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट फिर किस जगह पे करें, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर जो है वो फंस गया हुआ है और वो ज़ाहिर है ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कोई और ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमने आज एक एक्सपर्ट को दावत दी है, और ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ये आपको बताएंगे कि सोने की कीमत राइज़ क्यों की थी, और चांदी इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ गई थी, और अब क्या इसका फ्यूचर है कोई या नहीं है, और स्टॉक मार्केट जो है वो 40,000 से 1,80,000 पॉइंट्स तक कैसे चलेगी, और क्या ये मज़ीद आगे बढ़ेगी या फिर इसके क्रैश होने के चांसेस है। तो अगर आप फाइनेंसिस के अंदर ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे या आप करना चाहते होंगे तो आज का वीलॉग आपके लिए बहुत ही अहम होगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल नजम साहब, और ये अपनी ये कंपनी भी चला रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, और इनके पास जो बहुत सारे सवाल हैं उनके जवाब हैं जो आप इनसे सुनना चाहते थे या पूछना चाहते थे। नजर साहब, ये फरमाइए, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो सोना था अचानक इसकी कीमत बढ़ी, और उसके साथ साथ फिर चांदी की कीमत भी बढ़ी, अचानक नीचे आ गई, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। बिल्कुल, ये पिछले वीकेंड जिस तरह से क्रैश हुआ है तो कोई बिलियंस बल्कि शायद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ है लोगों का। ये सारी सोने की जो कहानी शुरू हुई है ना, ये 2022 का एक इवेंट था जिसने दुनिया में ऑयल भी महंगा किया हम्म। और उसने दुनिया में गोल्ड भी महंगा किया। ठीक। और वो इवेंट ये था कि जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो उसके थोड़े अरसे बाद यूएस ने जो है रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। ठीक हो गया। और उन्होंने पहली दफ़ा जो है उनके डॉलर्स भी फ्रीज कर लिए। ठीक हर हो मुल्क गया। ने जो अपने रिजर्व्स रखे होते हैं, जैसे ठीक। पाकिस्तान ने भी रखे हुए हैं, ठीक। कुछ हिस्सा गोल्ड में रखा होता है, कुछ रखा होता है डॉलर्स के अंदर, क्योंकि वो भी एक बहुत ठीक। बड़ी करेंसी है। ठीक। तो जब उन्होंने उनके डॉलर्स फ्रीज कर दिए और उनसे कहा कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम्म। उन्होंने कहा फिर इन डॉलर्स का हमें क्या फ़ायदा, हम ठीक है। गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। उनको देखते देखते चाइना और इंडिया भी होशियार हो गए ठीक है। कि भाई ये अगर पहले इनके रशिया साथ ने हाँ, सोना रशिया ने खरीदना शुरू किया। रशिया तो बल्कि उनका जो लॉन्ग टर्म एक प्लान है व्लादिमीर पुतिन का, उसके हिसाब से उनके सेंट्रल बैंकर जो 2013 में होते थे, उसी टाइम से उन्होंने गोल्ड की बाइंग स्टार्ट कर दी थी। इस चीज़ को देखते हुए जाहिर है उन्होंने ये सोच समझ के सारे मूवमेंट्स करते हैं अगले 10 सालों में। तो उनको देखते देखते चाइना ने भी ये किया कि हमारे साथ भी ये हो सकता है, इंडिया ने भी ये किया। हम्म। तो उस वक्त तो जो बाइडन थे, फिर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, वो और ज़्यादा एग्रेसिव थे हम्म। अपने ओपोनेंट्स के साथ, अपने वो तो पार्टनर्स के साथ एग्रेसिव हैं, तो ओपोनेंट्स ने तो और इस चीज़ को इंक्रीज़ कर दिया। देखते देखते जब यूरोप पे भी टैरिफ्स लगने लगे हम्म। तो उधर के मुल्कों ने भी कहा कि हमें भी गोल्ड में जो है अपना जो परसेंटेज रिजर्व है उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक। तो आपको जब याद होगा, जब 1960s में निक्सन ने डॉलर से गोल्ड को अलग किया था, ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड की जब बाइंग शुरू हुई तो मैक्सिमम जो पूरी दुनिया में रिजर्व्स होते थे वो 50% गोल्ड में चले गए थे। ठीक। और आज जब ये क्रैश हुआ है, इससे पहले ये 30% पे पहुंच चुका था। 30% थर्टी टोटल? परसेंट पे ऑलरेडी पहुंच चुका था ये। पूरी दुनिया की जो पूरी दौलत दुनिया जो के है जो टोटल रिजर्व्स हैं रिजर्व उसका सब है। 30% गोल्ड हो चुका था। ठीक है। लेकिन फिर अब लोगों ने थोड़ा सा, जिन मुल्कों के पास वो परसेंटेज अपनी थोड़ी कम करना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत तेज़ी से इसको सेल किया। ठीक है। और लेकिन अभी भी जिस तरह की इन्वायरमेंट चल रही है, आप रे डैलियो को सुने, जिस तरह से वो बताते हैं कि डी डॉलराइजेशन चल रही है दुनिया। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ठीक। क्योंकि हमने जो पिछले 150-200 साल देखे हैं उसमें ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन असल में आप हिस्ट्री देखेंगे तो दुनिया असल में जंगों पे ही चलती है। तो ठीक ऐसा है। लग रहा है कि हम उस टाइम पे वापस जा रहे हैं और उसमें डॉलर जो है वो वीक होने के चांसेस हैं, गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जिस तरह से यूएस रिजीम जो है अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रही है और वो हर हथियार यूज़ करेगी, उससे जो है डी डॉलराइजेशन होगी और गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। ठीक ये है। एक पूरा 4-5 साल का साइकिल होता है जिसमें से शायद 1-2 साल हमने गुजार लिए। तो आगे भी इसकी आउटलुक अच्छी है। लेकिन अभी कीमत क्यों कम होगी, अगर फ़र्ज़ करें ज़रूरत है इसकी, हम्म। और रशिया, चाइना और इंडिया और बाकी मुल्क भी अब ख़रीद रहे हैं, बल्कि आम आदमी भी गोल्ड ख़रीद रहा है इस वक्त, तो फिर अचानक क्रैश कैसे कर गया ये? देखिए, इसमें जब अगर एक कोई अच्छी चीज़ का ट्रेंड भी चल रहा हो, उसमें कभी ना कभी कोई, जैसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अभी उन मुल्कों ने अपनी थोड़ी सी परसेंटेज कम करने के लिए सेल कर दिया। उसके साथ साथ सिल्वर जो है ना, ये सिल्वर की जितनी भी रैली है ना, इसके पीछे कोई फंडामेंटल नहीं होता। हम्म। ये सिर्फ बस गोल्ड को फॉलो करता है, कभी 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 नहीं करता। तो ठीक है। सिल्वर तो इंतहाई स्पेकुलेटिव
एलिमेंट है। ठीक है। अगर किसी को अपनी सेफ्टी में इन्वेस्ट करना है, उसको लगता है डीडॉलराइजेशन हो रही है, तो उसको गोल्ड की तरफ जाना चाहिए, सिल्वर की तरफ तो किसी को जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं आप उसका बता सकते। क्योंकि सिल्वर अचानक बढ़ा ना, वो हाँ, तो सिल्वर बस ऐसे ही है, मतलब कि जैसे बिला वजह आपका ख्याल है। वो उसका कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब जिसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक। गोल्ड फिर भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, सिल्वर जो है प्योर स्पेकुलेशन होती है। तो जब ये थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है, इसके साथ साथ जब सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो चाइना ने इसकी ट्रेडिंग जो है ना वो बंद कर दी अपने मुल्क में। ठीक। तो इस तरह की जब स्टेप्स लेती हैं हुकूमतें, तो ये टेम्प्रेरी तौर पे नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी आउटलुक अभी भी अच्छी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, अब आप ये देखें कि पिछले 2-3 सालों में गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट उससे भी ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप 2.5 साल से देखें, जो गोल्ड है वो तकरीबन डबल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो 40,000 से 1,80,000 पे पहुंची है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो इसकी ऑलमोस्ट आउटलुक उससे ज़्यादा चार अच्छी गुना है, 4 गुना ज्यादा बढ़ी। 4-4.5 गुना हो गई। 4.5 गुना। हाँ, और उसका रीज़न है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट ऐसे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, लेकिन मैंने खुद अपने टीचर वॉरेन बफेट से सीखा कि स्टॉक मार्केट असल में है कि जो उस मुल्क के टॉप बिजनेसमैन हैं उनका जो बिजनेस है ये उसकी प्राइस है। इसका ज़रूरी नहीं है इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक हो। अब जब हम 2023 में थे, समझाने के लिए ज़्यादातर लोग इस एनालॉजी को बहुत, चुके रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग पाकिस्तान में। तो अगर एक दुकान है, उसका 1 साल का 5 लाख रुपए का रेंट है, तो उसकी प्राइस हर कोई जो है ना अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है। ठीक वो है। सोचता है कि ये 50, 60, 70 लाख के बीच में होगी, 5 लाख रेंट आ रहा है। ठीक। तो आपने कंपनीज को भी ऐसे ही देखना होता है, स्टॉक मार्केट को भी ऐसे ही देखना होता है। जो उस कंपनी का प्रॉफिट है, एवरेज कंपनी का, उसके हिसाब से उसकी कीमत क्या चल रही है। ठीक तो है। 2023 में अगर एक एवरेज कंपनी पाकिस्तान की 100 रुपये कमा रही थी, उसकी कीमत चल रही थी 250 रुपये। ठीक। और सोचिए ये कभी होता है दुनिया में? हाँ सर। हाँ, तो ये सिर्फ ये चीज़ करेक्ट हुई है पिछले 3-4 सालों में। पाकिस्तान में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई, डॉलर एक जगह रुक गया। पहले तो हर किसी को था मैं डॉलर खरीद लेता हूँ, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉलर रिजर्व्स ऊपर गए, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से अब अगर एक कंपनी 100 रुपये कमा रही है, तो उसकी कीमत जो है वो 800-900 रुपये तक चली गई है। लेकिन ये जो स्टॉक मार्केट का बढ़ने का फिनोमिना है, ये सिर्फ 2-3 साल का नहीं है। आप इसको अगर इकोनॉमी से लिंक करने की कोशिश करेंगे और पिछले 25 साल देखेंगे, तो पाकिस्तान की एवरेज ग्रोथ रेट 3 से 4% की एवरेज है, यानी कि इकोनॉमी ने कोई इतना अच्छा नहीं किया। लेकिन स्टॉक मार्केट 1,500 पॉइंट से 1,80,000 पे चली गई। तो अगेन समझाने का पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट जो उस मुल्क के बिजनेसमैन होते हैं, उसका जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको पोर्ट्रे कर रही होती है। इस टाइम में इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं हुई, लेकिन बिजनेसमैन ने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको 100 गुना, 120 गुना बढ़ा लिया है। बढ़ा इसी लिया। वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक। अब पाकिस्तान में अब आप गोल्ड की सारे तरफ वापस आते हैं। गोल्ड की तरफ वापस इसके बाद फिर आएंगे डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। गोल्ड की तरफ वापस आते हैं, तो ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें कि रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म हो जाती है, तो फिर गोल्ड नीचे आ जाएगा, क्रैश कर जाएगा, या स्टेबल रहेगा? देखिए, जब इसकी ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी ना 2022 में, तो ये नंबर 1 ट्रिगर था। लेकिन अब दुनिया में और इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज आ गई हैं, जैसे चाइना और यूएस आपस में ट्रेड वॉर कर रहे हैं। यूएस एकदम से कभी जो है यूरोप के अगेंस्ट भी हो जाता है, उनसे कहता है हम आप पे भी टैरिफ लगाएंगे, कभी इंडिया पे लगाता है, कभी हटाता है। तो अब ये वाला एलिमेंट अगर ख़त्म हो भी जाए, तो जो दूसरी 3-4 चीज़ें हो गई हैं जिसने दुनिया में अनसर्टेनिटी फैला दी है, उसकी वजह से आई थिंक गोल्ड की आउटलुक अच्छी है। ठीक। लेकिन और ये उसको, रहेगी इसी तरह ही? हाँ, अगले 3-4 साल जब तक ये सारा चाइना और यूएस हेgemony में डिसाइड नहीं हो जाता कि कौन विनर बनने जा रहा है, इसकी आउटलुक इसी तरीके से रहेगी। ठीक। और ये रिप्लेस करेगा डॉलर को बेसिकली, या हाँ, रिप्लेस कर रहा है डॉलर को? रिप्लेस नहीं होता, परसेंटेज जो पूरे मुल्कों में रिजर्व्स रखे होते हैं ना, एक जो है ना वो बढ़ जाता है। ठीक। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा 10-15 साल पहले जाएंगे, तो शायद ये जो 30% पे पहुंचा है, ये शायद 15% पे हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जीरो नहीं होती, कोई भी चीज़ 100 नहीं होती, लेकिन परसेंटेज ऊपर नीचे होने की वजह से जो है शायद ये फिर से 45-50 की रेंज में चला जाए 4-5 साल में। ठीक। अब जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्ड के अंदर, या तो वो फिजिकल गोल्ड लेके रख लेते हैं, या फिर कुछ ब्रोकर्स हैं उनको वो पैसे दे देते हैं, वो उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करते रहते हैं, सेफ कौन सी है? देखिए, पाकिस्तान में तो गोल्ड की इन्वेस्टिंग कहीं भी सेफ नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अगर आप घर पे आपने लेके रखेगा गोल्ड तो रखा हुआ चोरी है, हो जाएगी। चोरी हो जाएगा। चोरी हो बैंक के लॉकर में बारिश का पानी चला जाता है, हाँ, निकल ठीक जाता है, कुछ भी पता नहीं, आप लॉकर खोल के देखें, अगर उसमें नहीं हुआ तो कोई कोई रिकॉर्ड तो नहीं होता ना कि लॉकर के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसी तरीके से एक थोड़ा सा सेफ प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो पाकिस्तान का डॉलर ज़रा स्टेबल है। बहुत सारे लोग गोल्ड में इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि अगर डॉलर बढ़ा हुआ तो उससे गोल्ड भी महंगा हो जाता है। ठीक है। तो जो मर्केंटाइल एक्सचेंज का पूरा सिस्टम है, वो आपके गोल्ड को वैल्यू करता है यूजिंग इंटर बैंक का डॉलर का रेट। ठीक है। तो अगर फ्यूचर में जैसे कभी पाकिस्तान में डॉलर महंगा हो रहा होगा और उससे जो गोल्ड महंगा होता है, वो फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे उसका आपको फायदा नहीं होता। ठीक है। वो आपको जो है गोल्ड उसी कीमत पे बेच के देंगे जो इंटर बैंक का रेट चल रहा हो। ठीक है। तो उसके हिसाब से जो है सबसे अच्छा तरीका पाकिस्तान में गोल्ड का वैसे तो कोई खास है नहीं।
ठीक है। तो इसी वजह से जो सारा ये अनडॉक्यूमेंटेड है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि जीरो इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, हाँ गोल्ड, और हर घर में जो है हाँ थोड़ी सी ज्वेलरी तो सबके पास ही होती है। सही तो बात, लेकिन ये सही सारा बात। इलीगल जो है ना एक तरह से चीज़ चल उसके रही बाद वो काज निकल भी जाती है, चोरी हो हाँ। जाती है, समझ नहीं आती किधर गई है। हम्म, और बाज़ औक़ात आप ज्वेलरी बेचने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो गोल्ड ही ठीक नहीं है, असल नहीं है, या हाँ। आपके साथ धोखा हो गया। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, लोगों ने खरीदा होता है 21 कैरेट और बाद में वो 18 कैरेट निकलते हैं, तो हम्म उसकी हम्म 30% वैल्यू तो निकल जाती है। हम्म। तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड के अंदर तो क्या करे वो? पाकिस्तान मर्केंटाइल पाकिस्तान उसमें मर्केंटाइल एक्सचेंज बेस्ट ऑप्शन है, एक्सचेंज में जाए लेकिन वो उससे भी गोल्ड से भी बेहतर ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक जो मार्केट। आउटलुक है ना, अब आपके पास 4-5 ऑप्शन है, रियल एस्टेट भी है, स्टॉक मार्केट भी है, गोल्ड भी है। तो उसके अंदर आप एक तो पहले तो लंबे अरसे पे देखें। ठीक। आप लंबे अरसे पे देखेंगे तो भी स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया है। 1,500 वाला इंडेक्स 1,80,000 पे चला गया। गोल्ड जो है इसी टाइम में इसने तकरीबन 60 टाइम्स अपनी वैल्यू की है। ठीक है। अगर आप 1 जनवरी 1999 से शुरू करें तो स्टॉक मार्केट ने 180 टाइम्स अपनी वैल्यू की है। 1,000 पे होता था जब, ठीक। और अब 1,80,000 पे। ठीक है। गोल्ड मेरे ख्याल से जब डॉलर्स में $200 के आसपास होता था, साथ साथ डिवैल्यूएशन भी हुई है, तो इसने ऐसे 70 से 80 टाइम्स आपकी ठीक है। जो है ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। ठीक है। आपने बैंक में पैसे रखे होते तो उधर तो बिल्कुल ही कुछ रिटर्न नहीं आता। ठीक है। जो पाकिस्तान का एवरेज रिटर्न रहा है उसके हिसाब से जो है सिर्फ एवरेज 10% एक साल का रिटर्न आता है। हम्म। और दूसरी साइड पे डबल हो जाते हैं। उस टाइम पे जो है वो अब इसको आप 2-3 साल पे सोचें। ये तो बहुत लंबे अरसे पे आपको दिखा दिया कि कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। लंबे अरसे पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा ना, वही आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। ठीक। ये 2-3 साल की बातें होती हैं कि लोग कभी रियल एस्टेट की तरफ चले जाते हैं, कभी गोल्ड की तरफ चले जाते हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन लंबे अरसे पे प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है, रियल एस्टेट का भी और स्टॉक्स का भी, ताकि उसकी प्राइस जो है कंटिन्यूसली ऊपर जाती रहे। ठीक। रियल एस्टेट की आप खुद भी एग्जांपल उठा के देख ठीक। लें। ठीक। ठीक है, लाखों वाली चीज़ कभी कभी 50 लाख तक चली जाती है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि जब आप उसको कंपेयर करेंगे दूसरी चीज़ से तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं होता। ठीक। अब देखना है डिसाइड करने के लिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट अच्छा, करें। यहाँ पे मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर लेना चाहिए या नहीं लेना, चांदी जिसको? सिल्वर तो मेरे हिसाब से प्योर स्पेकुलेशन, अच्छा, बिल्कुल बेवकूफ़ी है जैसा। बिल्कुल बेवकूफ़ी, और आप जिसके उसका पास कुछ भी नहीं सिल्वर है उड़ा उससे सकते। जान छुड़ा लेनी चाहिए उससे, बिल्कुल जान छुड़ा फौरन लेनी बेचे उसको। चाहिए। हाँ, फौरन बेच के किसी ऐसी जगह पे जो थोड़ी सेफ हो। देखिए, दुनिया में सिर्फ गोल्ड एक करेंसी कंसिडर की जाती है, सो गॉड्स मनी भी कहते हैं, क्योंकि गोल्ड बेचने के लिए आप दुनिया भर में चले जाएंगे कहीं ना कहीं बिक जाएगा। ये बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये एक डिमांड सप्लाई पे चलते हैं। ठीक है। सिल्वर का एक यूज़ है, सिल्वर जो है तारों में इस्तेमाल होता है, तो जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। गोल्ड से भी लोग थोड़ा सा उसको करते हैं, तो दोनों का लिंकेज होता है। कॉपर भी एक मेटल है, उसकी डिमांड अगर बढ़ेगी उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन असल 4 एसेट क्लासेस यही होती है: रियल एस्टेट, बैंक में पैसे रखना, स्टॉक्स या फिर गोल्ड। सिल्वर तो बिल्कुल ही किस अच्छा, कैटेगरी में नहीं सिल्वर के आता। बारे में कहते हैं ना, ये अगर आप बैटरीज ऑपरेटिंग कार्स हैं उसके अंदर वो इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा वो उसके बारे में कहते हैं कि जी आप ये एआई के जो सर्वर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एआई जो बहुत तेज़ी से फैल रही है तो उसके लिए सिल्वर चाहिए, तो इसलिए उसकी प्राइस बढ़ रही है सिल्वर ये और कॉपर दोनों। दोनों। यानी मैं आपको बताऊं, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है ना, 1 मेगावाट अगर पावर प्लांट होता था जिसके अंदर लेट से पुराने तरीके से बिजली बन रही होती थी कोयले से और ये सारी चीज़ों से, उसमें जितना कॉपर लगता था और उसके मुकाबले में 1 मेगावाट अगर सोलर होगा तो वो 4 गुना है। ठीक तो है। ये 4 गुना एक तरह से कॉपर का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ होना है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, दुनिया में रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, माइनिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कीमत जो है वो 10 गुना हो जाएगी। ये अब आप सोचें कि इस तरह आप सोचते कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़नी है, घर भी बढ़ेंगे, तो घरों इतनी ज़्यादा घरों की ज़रूरत है, इसका मतलब है कि घर भी की कीमत 100 गुना हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है, नई टेक्नोलॉजीज टाइम आती हैं, लगेगा वो उसमें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे ले आती हैं। हम्म। तो इस वजह से अभी मेरे हिसाब से सबसे अच्छी आउटलुक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की है। क्योंकि अभी भी मैंने जैसे आपको बताया, अगर एक कंपनी है वो 100 रुपये कमा रही है एक साल में, उसकी कीमत अभी भी 800 से 900 के रेंज में है। और पाकिस्तान की आप सारी चीज़ें देखें तो उसके हिसाब से ये बहुत इजीली 12-13 की रेंज में चला जाता है, और साथ साथ अपने बिजनेस जो है अपना वो भी प्रॉफिट बनाता रहता है। ये जो इतने लंबे अरसे में ग्रोथ आई है ये इसी वजह से आई है कि इनके प्रॉफिट बढ़ होते हैं। तो मेरी तो आज भी सबको प्रिडिक्शन होती है, और आप ये खुद भी जाके चेक करें, ये प्रिडिक्शन कोई अंदर से जो है ना वो आवाज़ नहीं आई, ये बेस्ड ऑन डेटा है। कि जब भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं, डॉलर स्टेबल होता है, इसको मैं कहता हूँ बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑन है। यानी कि स्टॉक्स के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे होते हैं, लोग कंपेयर करते हैं बैंक में पैसे रखें या हम स्टॉक्स में लगा दें, उधर तो अब कोई रिटर्न मिल नहीं रहा, तो इस वजह से लोग इसकी तरफ आते हैं, और जो ऑप्शंस होते हैं लोग उसमें से खरीदते हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ती है। तो जब भी आप देखेंगे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं
डॉलर स्टेबल है, या आप पिछले 25 साल पे खुद चेक कर लें, जिस जिस टाइम में ये होता है, एवरेज स्टॉक मार्केट में एक साल में ना 30 से 35% प्रॉफिट आता है, और डॉलर भी स्टेबल होता है। तो अगर कोई ओवरसीज है तो उसको डिवैल्यूएशन का भी नुकसान नहीं होगा। तो आज भी आप 2026 जैसे शुरू हुआ है, तो इसकी भी मेरी सेम प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन डेटा, लास्ट ईयर भी हमने सबको बताया था कि इस साल भी 30 से 35% प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। तो इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा लंबे अरसे के लिए सोचें, जो ये चीज़ें समझ जाते हैं 2 से 3 साल के लिए, कि एक बिजनेस अगर पाकिस्तान में 100 रुपये कमा रहा होगा और उसको 1200 की प्राइस मिल रही होगी, जो कि हमेशा होता है, तो उसके हिसाब से 2-3 सालों में हमारा ये जो इंडेक्स है ये बहुत इजीली 4 लाख पे भी जा सकता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। गोल्ड की भी आउटलुक भी अच्छी है, स्टॉक्स की आउटलुक भी अच्छी है। रियल एस्टेट जो है वो अभी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, उस पे अच्छा, वैसे गवर्नमेंट रियल एस्टेट क्यों बर्बाद हो गया पाकिस्तान में? क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो थी उसी के अंदर होती थी और सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा भी रियल एस्टेट से कमाया पाकिस्तान के अंदर, तो अचानक ब्लॉक हो गया, वजह क्या हो सकती है अच्छा, उसकी? एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने रियल एस्टेट से कमाया। रियल एस्टेट के डेवलपर ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो सबको, क्योंकि हम लोग लाहौर में बेस्ड है ना, तो हम लोग रिसर्च सारी करते हैं बताने के लिए लोगों को। 2021 में DHA फेज 6 जो है ना लॉन्च हुआ था, और ये ऐसी जगह है कि जो सारे इस रियल एस्टेट की कम्युनिटी के होते हैं ना, एग्जांपल देते हैं कि मैंने बताया था एक बंदे को कि यहाँ तुम ले लो प्लॉट और अब तुम देखो इसकी आज वैल्यू क्या है। वो 10 लाख की जो फाइल थी एक कनाल की, वो आज तकरीबन 5 करोड़ की है। ठीक है। 50x। ठीक। और ये प्राइम एग्जांपल है, मतलब हम्म। ये आपने गिन चुन के सारी देख के बहुत सारों में तो आपके पैसे डूब गए, लेकिन जो सबसे अच्छा जिसने प्रॉफिट दिया वो 50 गुना पैसे कर रहा है आपके तकरीबन 25 साल के अरसे में। ठीक। स्टॉक्स जो है इसी टाइम में 1,500 से 1,80,000 भी चले गए, और ये एवरेज कंपनी है, ये अपनी मर्जी की कंपनी नहीं है। अपनी मर्जी की कंपनी ढूंढें तो वो तो कोई बहुत आगे चली जाएगी। इसमें आपको शो कर रहा है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैन प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं ना, आपका प्रॉफिट और उसके ओनर का प्रॉफिट बराबर होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो बुक पे नज़र आ रही होती हैं, डिविडेंड सबको बराबर मिलते हैं। ठीक। रियल एस्टेट में सारा जो प्रॉफिट है ना वो डेवलपर के पास चला जाता है, इस वजह से डेवलपर कमा लेता है, जो एंड में प्लॉट खरीदता है उसको वो वाले रिटर्न्स नहीं मिलते। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट अच्छी एसेट क्लास होती है, लेकिन क्योंकि उसमें इक्वल प्रॉफिट नहीं होते, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म में आम बंदा जो कि खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए स्टॉक ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक हो। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 40,000 पॉइंट्स पे रुकी हुई थी, ये रुकी क्यों थी? और फिर उसके बाद बतदरीज इसने बढ़ना शुरू कर दिया, अब तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि बस हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई है, और शायद कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ से डिक्लाइन भी करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, ये आम परसेप्शन है। तो एक तो रुकी हुई क्यों थी 40,000 पे, और फिर उसके बाद बढ़ना कैसे शुरू हुई, और क्या ये वाकई हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से डिक्लाइन करेगी या आगे जाएगी? अच्छा, ये हाईएस्ट पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, और आप दुनिया भर के ये सारे इंडेक्स उठा के देख लें, सब अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहे होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका का जो सबसे पुराना डाउ जोन इंडेक्स है वो पहली दफ़ा 50,000 पे पहुंचे। तो आप खुद सोचें, एक बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाना है उसने टाइम के साथ बढ़ना ही है, कंपनी एक्सपेंड होती है, नई कंपनीज आ जाती हैं, सिर्फ महंगाई की वजह से ही प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ये मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से प्राइस होती है उस बिजनेस की। तो जब ठीक। प्रॉफिट ने ठीक। बढ़ना है तो ठीक। उस इंडेक्स ने भी ऊपर जाना है, तो इस वजह से ये इंडेक्स आगे भी ऊपर जाता रहेगा। अब ये सोचना कि ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, ये गिर जाएगा, तो ऐसे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक। क्योंकि आप देखते हैं कि पहले तो आपने जैसे पूछा ना कि 40,000 पे क्यों अटका हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ना अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही थी। ठीक। मतलब उस वक्त भी एक कंपनी अगर 100 रुपये का प्रॉफिट था, 300-400 रुपये पे आपको मिल रही थी, लेकिन लोग इधर उधर देख रहे थे गोल्ड थोड़ा सा महंगा हो रहा है क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा था, फिर लोग बहुत ज़्यादा डॉलर खरीदना चाह रहे थे। तो उस वक्त लोग कह रहे थे जब ये बढ़ने लगेगा ना फिर हम इसमें आएंगे। उसके साथ साथ आप बैंक में पैसे रखते तो भी आपको 22% का प्रॉफिट मिल हाँ, रहा था। 22% मिल तो रहा ये था। सारे जो 3-4 चीज़ें होती है ना, लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं, जो सबसे अच्छा है ना वो अगले साल में हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसमें अच्छा रिटर्न आएगा। तो उसके हिसाब से रियल एस्टेट देखें आप, अभी भी डेड है। गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, उसमें अच्छा आउटलुक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन के अभी चांसेस कम है, तो सिर्फ आपको जो डॉलर में प्राइस इंक्रीज होती है उसका गेन मिलेगा, और मेरे हिसाब से वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने आपको डेटा के साथ बताया कि स्टॉक मार्केट में जब बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, इंटरेस्ट रेट ने अभी और नीचे आना है। आपको भी पता होगा कि पूरा सब जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उनका टारगेट है कि इसको 9% पे लेके आना है, ठीक। ताकि बिजनेसेस चलें, एक्सपोर्ट हो, सब कुछ हो। तो ये और नीचे आएगा, लोग और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जिस तरह से ये रैली चल रही है, हर साल एवरेज जो है ये 30 से 35% रिटर्न बुल मार्केट में देती है। तो ये सारे आप ऑप्शंस देखें,
तो उसमें अभी भी स्टॉक मार्केट सबसे अच्छी लगती है, तो बहुत कम चांसेस अच्छा, स्टॉक मार्केट में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी अब लोगों का सवाल है। बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि जी हमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। और ज़ाहिर है टॉप 100 इंडेक्स जो कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज क्या उनके अंदर करनी चाहिए, नई कंपनीज आ रही हैं उनके अंदर करनी चाहिए, ग्रोइंग कंपनीज हैं उनके करना चाहिए, सेक्टर कौन सा होना चाहिए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अच्छा, इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि अब जैसे ज़रा ज़रा इकोनॉमी चलने लगेगी तो गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। जिस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ना ना, उसके लिए बेहतर होता है कि वो टॉप 20-30 कंपनी सब में थोड़ा ठीक थोड़ा इन्वेस्ट कर ठीक, ले। ब्लू चिप जिसको कहते हाँ, हैं। ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर ले। कोई तो है थोड़ा ऊपर चला जाएगा, किसी का बिजनेस किसी का थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो ऑन द होल उसको एक लेकिन अच्छा ब्लू रिटर्न चिप के महंगे बहुत हो गए शेयर, इतना ज़्यादा महंगा, किसी का 4,000 रुपये है, किसी का 2,000 है, किसी का कोई 6,000 है, इतने ज़्यादा अब कौन खरीदे उसको? ये भी एक ना माइंड ब्लॉक है एक तरह से। आप सोचें एक कंपनी है, ठीक है, उसका 10 रुपए का शेयर है, लेकिन उस कंपनी के अंदर 4 अरब शेयर है, ठीक है। तो उस कंपनी की टोटल वैल्यू क्या हो गई? 40 अरब। हम्म। तो ये एक कंपनी है, उसमें सिर्फ 1 लाख शेयर है, ठीक है। और उसका जो है शेयर जो है 4,000 का है, ठीक। तो उसकी कीमत जो है वो मेरे ख्याल से 40 करोड़ या 4 अरब 40 बनती में, है। हाँ, ठीक तो असल ठीक। में जो टोटल वैल्यू होती है ना, वो मैटर करती है कि कंपनी टोटल कितनी बड़ी है। बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी कभी कभी ग्रो होती रहती हैं। अमेरिका में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं। ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी अगर बड़ी हो गई है तो वो कम प्रॉफिट देगी। छोटी कंपनी भी प्रॉफिट दे सकती है, बड़ी कंपनी भी प्रॉफिट दे सकती है। बड़ी कंपनीज जो है वो बंद भी हो जाती हैं, छोटी कंपनीज भी बंद हो जाती हैं। असल में आप या तो एवरेज के साथ रहें, या आपने सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, या फिर आप जो है ना एक इन्वेस्टर बन जाएं फिर, ठीक है। कि आप पढ़ना शुरू करें। ठीक। जैसे जो लोग रियल एस्टेट में करते हैं वो फिर जाके प्लॉट देखते हैं, सब कुछ करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसमें अगर आपने वो करना है तो फिर आप बिजनेस मॉडल्स पढ़ें कंपनी के, ये कंपनी करती क्या है। असल में आपने सारा कुछ पढ़ के देखना होता है कि ये कंपनी जो बनाती है उसकी कीमत क्या है, वो कैसे सेट होती है, और उस चीज़ को बनाने में जो जो चीज़ें लगती हैं उसकी प्राइस कैसे सेट होती है। ठीक है। तो ठीक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जिस चीज़ पे आप बेच रहे हैं उन दोनों का जो फ़र्क है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, और उसी से उसकी वैल्यू निकलती है। तो वो फिर पढ़ने के लिए जो है हम लोगों ने भी अपने यूट्यूब चैनल अब्दुल रहमान नजम के नाम से ही है, उस पर बहुत ज़्यादा टॉप कंपनीज की डिटेल वीडियोस बनाई हैं ठीक। कि ठीक। उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आपने पूरी डिटेल दी हुई है उसके ऊपर? काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है। पाकिस्तानी कंपनीज हैं या इंटरनेशनल है नहीं, उसके? पाकिस्तानी कंपनीज। हम पाकिस्तान लोग की कंपनी भी SECP रजिस्टर्ड पाकिस्तान में, और हमारे पास जो लाइसेंस भी है वो सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज पे हमें लोगों को एडवाइस करने की इजाज़त देता है। तो ठीक। सारी कंपनीज पाकिस्तानी हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस भी है। मैं काफ़ी लोगों को ना इनकरेज करूँगा, स्पेशली अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा सेविंग्स है तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इंसान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उसको फाइनेंशियल लिटरेसी ना आ जाए, और वो उसको बहुत हेल्प करती है दूसरी चीज़ों में भी। एक मैं आपको ना रूल ऑफ 72 बताना चाहूँगा, ठीक। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना आपकी लाइफ को बहुत इजी कर देगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगले साल में, देखते हैं 2-3 ऑप्शन देखते हैं, एक जगह 15% प्रॉफिट आ रहा होता है, समझे, एक जगह जो 18 आ रहा है, एक जगह 20 आ रहा है, कहते हैं इतना फ़र्क तो है नहीं, किसी में भी कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन रूल ऑफ 72 आपको बताता है कंपाउंडिंग का मैजिक। कंपाउंडिंग का मैजिक ऐसे कि एक साल में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको आप जब 72 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितने साल में पैसे डबल होंगे। तो अगर 15% वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, जो कि पाकिस्तान में हिस्ट्री दिखाती है रियल एस्टेट है, ठीक है। 14-15% का प्रॉफिट आता है एक साल में एवरेज, ठीक। आपके 5-5.5 साल में पैसे डबल होंगे। ठीक। जो स्टॉक मार्केट है ना, उसकी एवरेज कंपनी एवरेज इंडेक्स जो है वो 18% उसका रिकॉर्ड है। ठीक तो है। आपके 4 साल में पैसे डबल होंगे। ठीक है। अब लोग सोचेंगे 4 साल में पैसे डबल हो रहे हैं, 5 में डबल हो रहे हैं, इतना फर्क नहीं है। लेकिन आप इसको लंबा कर दें थोड़ा सा, आप सोचें आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप सोचें आपने 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की, ठीक। तो जब 4 साल में पैसे डबल होंगे, आपके 8 दफ़ा डबल होंगे। ठीक, और 8 अगर दफ़ा आप हो जाएंगे। 8 दफ़ा डबल हो जाएंगे ना, ठीक है। हर 4 30 साल साल, में डबल हो रहे होंगे, हाँ 30 साल 32 सालों। ठीक। और अगर आपके हर 5.5 साल में डबल हो रहे होंगे, तो आपके जो है 6 दफ़ा डबल होंगे ठीक है। 32 साल के अरसे में। ठीक। अब ये जो 2 दफ़ा एक्स्ट्रा डबल हो रहे हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 2 रेज टू द पावर 6 इज 64, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 8 इज 256। ठीक है। एक जो है वो 1 लाख रुपए 64 लाख बनेंगे, और है। दूसरी तरफ 1 लाख जो है वो 2.5 करोड़ बन जाएगा 2.5 करोड़ कितने सालों में? 32 सालों में। 32 ये सालों सिर्फ में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं ना, आपको लग रहा होता है एक चीज़ 15 है, एक 18 है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। ठीक है। इसी ये तरीके आप से म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं या स्टॉक की बात कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड जो है ना, एक तरह से होता है कि मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं किसी को देता हूँ, वो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक, यानी बैंक को दे देते हैं आप म्यूचुअल फंड में? एक कंपनी होती है, हाँ ठीक। अब वो जो है वो पैसे बैंक में भी रख सकती है, या वो स्टॉक मार्केट में भी लगा सकती है, ठीक। दोनों में कर सकती है। दोनों डिफरेंट म्यूचुअल फंड होते हैं। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड भी होता है और स्टॉक मार्केट का म्यूचुअल फंड भी होता है, लेकिन उसमें फिर फीस भी होती है, तो आपको वो फीस माइनस करके देखना चाहिए कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक।
अगर आप खुद डायरेक्ट ले लेंगे तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू ये है कि अगर आपने 18 के बजाय 21% कमाने लग गए आप अच्छी कंपनीज ढूंढ के, तो इतना मुश्किल नहीं होता, तो फिर आप एक एक्स्ट्रा दफ़ा डबल कर लेंगे। ठीक है। और सोचें वो जब वो अमाउंट इतनी बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है। एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका के, मैं इनको बहुत ज़्यादा वॉरेन बफेट को अपना गुरु भी मानता हूँ। तो अभी रिटायर हुए हैं वो 2025 के आखिर में ना, तो उनका 60 ईयर्स का रिकॉर्ड। ठीक है। अब उसी सालों में जो उनका S&P 500 स्टॉक्स का इंडेक्स था, उसका रिकॉर्ड था 6.5% एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। ठीक है। तो रूल ऑफ 72 अगेन यूज करते हुए 11 साल में पैसे डबल होते थे। ठीक है। सही है। तो 60 सालों में 5 दफ़ा तकरीबन डबल हो गए। ठीक है। तो एक रुपया जो था वो 60 रुपये बन गए। 60 रुपए बन हाँ, गए। 60 रुपये बन गए। लेकिन वॉरेन बफेट का रिकॉर्ड था कि वो 15% उनका रिटर्न था, 6.5 के बजाय। ठीक है। तो वो जो है वो तकरीबन 5 साल में पैसे डबल कर लेते थे। ठीक है। उन्होंने 60 सालों में 12 दफ़ा पैसे डबल कर दिए। कमाल हो गया जो वैसे। एवरेज इंडेक्स था उसने 6 दफ़ा डबल किए, जिसकी वैल्यू बनी 64 टाइम्स, और वॉरेन बफेट ने 12 दफ़ा डबल कर ली। कैसे किया? क्योंकि उसको पता था कि कौन सी कंपनी अच्छी है, वो ठीक है। कंपनीज को पढ़ता होता था। आप उनकी अगर AGM सुने जो यूट्यूब पे अवेलेबल है 4-4 घंटे की हर साल, उसमें वो बताते हैं मैंने इस बिजनेस में क्यों इन्वेस्टमेंट की है। तो वो फिर 64 के बजाय ये नंबर बन जाता है 4000, क्योंकि वो जब बड़ा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होता है बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ये वैल्यू है। ये 72 का क्या मतलब होता है जी? रूल ऑफ 72 आपको बताता है कि एक साल में जो प्रॉफिट आ रहा है किसी भी चीज़ में, ठीक। उसको आप 72 से डिवाइड करें, वो आपको बताएगा कितने साल में पैसे डबल होंगे। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर 10% प्रॉफिट है ना तो 10 साल में पैसे डबल होंगे, ठीक कि है। उसको 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन ऐसे नहीं होता। पहले वो 100 रुपये जो है 110 होते हैं, ठीक है। फिर वो 120 नहीं होते, वो हाँ। 121 होते हैं, फिर वो 121 135 होते हैं, ठीक फिर वो ठीक 150 भी पहुंच जाते हैं। ठीक तो वो ठीक ठीक कंपाउंडिंग चल रही होती है। ठीक तो रूल ऑफ 72 आपको बताता है कि पैसे डबल कितने सालों में होंगे। ठीक है। तो इसको यूज़ करें, और इन्वेस्टमेंट की जो स्किल्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है। ठीक। खुद भी सीखें, और इसको अगर आप प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है नहीं, इवन। अब फर्ज कर लें मैं राजन साहब मैं खुद सीखना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से सीखूंगा? जाहिर है मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है कि जिसके पास मैं जाके उनसे कहूँगे जी मुझे सीमेंट सेक्टर का सिखा दें, या मुझे पेट्रोलियम सेक्टर का सिखा दें, या फिर मुझे जो है बैंकिंग सेक्टर का समझा दें, बता दें कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो ये कैसे एक आदमी सीख सकता है इसको, आम आदमी? अच्छा, इसको अब जैसे हमने समझ लिया ना कि जो एवरेज है, अगर उससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट कमा ले, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, स्किल की वैल्यू कितनी ज़्यादा है, तो फिर लोग सोचते हैं कि चलो ये अच्छी चीज़ है, इसको सीखते हैं। इसको ना एक्सप्लेन करने के लिए मेरे बड़े अच्छे टीचर होते थे O लेवल्स में, वो एक किस्सा सुनाते होते थे, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। और हमारे जो मेंबर्स हैं ना, जो हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनका भी इसी तरह का फीडबैक होता है। तो वो इस तरह थे, वो बताते होते कि एक गाँव में ना बहुत ज़्यादा सैलाब आ गए, और सारे जानवर भी तबाह हो गए, और घर भी तबाह हो गए, फसलें भी कोई नहीं रहीं। तो 2-3 दिनों के बाद जो है सब लोग जो है, बस खाने को कुछ था नहीं, और वो बैठते होते थे, अल्लाह से दुआ करते थे कि कोई मदद आ जाए। पुराने ज़माने की थोड़ी बात है। तो एक दिन जो है एक परी आ जाती है, वो आती है और उसके हाथ में एक छड़ी होती है। वो एक बंदे से पूछती है तुम्हें भूख लगी है? वो कहते हैं हाँ। वो ऐसे उसके हाथ पे मारती है, और एक सेब आ जाता है। वो सेब खाता है, बड़ा खुश होता है, और ऐसे काफ़ी लोगों सबसे पूछती है, सबको सेब देती है। एक बंदे से जाके वो पूछती है, और उससे पूछती है तुम्हें भूख लगी है, तो मैं जो है तुम्हें सेब दूं? कहता नहीं, मुझे सेब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी वो छड़ी चाहिए। ठीक है। ठीक। तो वो कहती है तुम्हें छड़ी क्यों चाहिए? तो वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे दे दोगी सेब, लेकिन फिर बाद में मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास छड़ी आ गई तो फिर जब भी भूख लगेगी मैं खुद अपना सेब बना लूंगा। ठीक। तो इसी तरीके से लोग भी मुझसे पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक लें, या अगले साल में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मैं उनको कहता हूँ मैं आपको सेब नहीं देना चाहता, छड़ी देना चाहता छड़ी हूँ। देना। खुद सीखें, आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करें। नहीं, कैसे सीखें, कैसे लेकिन प्लानिंग करें? एक तो हमारे YouTube चैनल पे ऑलमोस्ट 50 कंपनीज की डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक हो। उसमें सारा बताया हुआ है बिजनेस मॉडल क्या है, उसको देख ठीक। के भी आप इन्वेस्ट करते हैं। बहुत लोग करते हैं। ठीक। जितने भी लोग मुझे बाहर मिलते हैं ना, ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने खुद इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग फिर हमारे साथ भी जुड़ के इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास हमने ना एक पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। एक ऐसी है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, ऐसे है कि ये जो छड़ी है ना, हमने आपको ट्रेन करके आपको छड़ी दे दी, ठीक है। और उसके साथ आपके जितने भी बैचमेट्स हैं, अलमनाइज हैं, उन सबके पास भी अपनी अपनी छड़ी है। तो आप लोग सब मिलके डिस्कशन करते रहते हैं, हम लोग भी अपनी तरफ से सेशंस कराते रहते हैं। और जो एडवाइजरी सर्विसेज होती है हमारी, उसमें हम आपको छड़ी अपने पास रखते हैं, ठीक है। और हमारे भी सारे एनालिस्ट उस छड़ी को अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जानते हैं। और वो सारा कुछ करते हुए, रोज़ कंपनीज के बारे में पढ़ते हुए, आपको जो बेस्ट पोर्टफोलियो होता है, जो बेस्ट कंपनीज होती हैं कंटिन्यूस बेसिस, वो बताते रहते हैं। तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में जैसे आपने कहा, ये सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं, ये हम आपको उनके ओनर्स की तरह एक्सप्लेन कर देते हैं। हर सेशन रिकॉर्डेड भी होता है, 2 से 3 घंटे का होता है। 200 लोग होते हैं ऑलमोस्ट हर बैच में।
तो 70% लोग तो कॉल्स में आते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है जो बाकी लोग आ रहे हैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग सुन के हम लोगों को सब समझ आ जाएगा। ठीक है। तो वो सारे सेक्टर्स आपको समझ आ जाते हैं, बेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, क्यों हैं, आगे कैसी रहेंगी, ये भी आपको समझ आ जाता है। फिर पाकिस्तान में ना बूम बस्ट साइकिल की बड़ी इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टिंग में। जब ये साइकिल अभी तो अच्छा है, कल को जब कभी डिवैल्यूएशन होगी, हुकूमत चेंज होगी, उसको कैसे टाइम करना है वो भी आपको उसमें समझ आ जाता है। तो ये इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास होता है। दूसरा, हम लोग एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं। ठीक है। उसमें हमने देखा है सबसे ज़्यादा लोगों को ना घबराहट होती है, कोई कंपनी ले ली, अब पता नहीं है वो करती क्या है। सही है, अब उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई ना, तो वो उनको लगता है परेशान हो कि गए, हाँ ओके परेशान हो। बिजनेस चेंज हो गया। हाँ। लेकिन मैंने खुद देखा है कि हम लोग ना जब भी कोई कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करते हैं ना, लोगों को पहले तो एक वॉइस नोट में और वीडियो में पूरा बताते हैं कि हमने इसमें क्यों इन्वेस्ट किया। ये चीज़ें जब तक चेंज नहीं होंगी, हमें लगता है ये अच्छा परफॉर्म करेगी, इसका बिजनेस अच्छा जाएगा और इसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उससे ना लोगों को कन्विक्शन आती है। तो जब आप एडवाइजरी सर्विस में आते हैं आपको कन्विक्शन मिलती है। और इसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है, देखें स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, वो बहुत अच्छा रिटर्न भी कमाया होगा, लेकिन मैं जिससे भी मिला हूँ जो पुराने भी इन्वेस्टर है ना, वो कहते हैं हमारे पास अगर 100 रुपये की सेविंग है ना, तो उसमें से 10-15 मैं लगाता हूँ स्टॉक मार्केट, इससे ज़्यादा ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आपने देखा, अपने रिकॉर्ड में देखा, सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में आते हैं, लेकिन आपने 100 में से सिर्फ 10-15 लगाए, तो ठीक है आपने उस पर तो अच्छा कमा लिया, लेकिन ओवरऑल तो लाइफ चेंजिंग तो नहीं हुआ लेकिन ना। वो असल में ना लोग ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंजेस इतनी बार ऊपर गई हैं और इतनी बार क्रैश कर गई हैं, और साल 1.5 साल के अंदर क्रैश कर जाती हैं। तो लोगों का ना ट्रस्ट नहीं है, वो समझते ये हैं कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो कल को ये कंपनी पैसे खा जाएगी या फिर यहाँ पे क्रैश होंगी। बहुत सारे लोग, उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से। तो वो आप ये समझ लें कि कंसिस्टेंसी नहीं है, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा खौफ भी है लोगों के दिलों में। अच्छा, मैं इसमें लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि लोग अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलके कंपनी शुरू कर लेते हैं या साइलेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपको कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है बिजनेस में, तो मुश्किल से साल में एक दफ़ा जो आपको पता चलता होगा। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के ऊपर लीगली बाउंड है कि 3 महीने बाद आपने पूरा बताना है, अपने अकाउंट शेयर करने हैं कि आपने क्या क्या किया। ठीक। हाँ, लोग अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनको पता नहीं चलेगा क्या पता हो नहीं रहा है। चले, बिल्कुल तो ठीक। जो दो चीज़ें होती है ना, एक मैंने आपको बताया, दो ही मसले हैं पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना। एक, उनको ना बूम बस्ट साइकिल समझ नहीं आता। पाकिस्तान का ये जो बूम बस्ट साइकिल फाइनेंस मिनिस्टर भी बताते रहते हैं, लोग गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर जब वो पूरा नीचे आए थे और खरीदने का टाइम होता है उस टाइम पे बेच देते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है उनको ना कंपनी की समझ नहीं आती। ठीक है। अगर आप ये अपना रूल बना लेना कि मैं उस कंपनी में पैसे लगाऊंगा, उससे पहले मैं कागज़ पे लिखूंगा 3-4 बातें कि मैंने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, ठीक। जिससे आपको पता होगा कि करती क्या है, ठीक। तो फिर आप खुद भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आपका ब्रोकर अगर आपको कोई छोटी मोटी कंपनी बता रहा होगा, सट्टे वाली जो कंपनीज होती हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये दो चीज़ें सिर्फ अडॉप्ट कर लें, बूम बस्ट साइकिल सीख लें और अच्छी कंपनीज को एनालाइज कैसे करते हैं ये सीख लें, तो ये बहुत आसान है। मैंने तो देखा है पाकिस्तान में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कि जैसे हम पॉलिटिक्स की बात करें ना, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कल को, आज से 2-3 महीने बाद कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया तो एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। मैंने पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान में इतनी आराम से स्टॉक मार्केट चलती है कि इवेंट होने के बाद भी अगर आप अपना डिसीजन लेंगे तब भी आप ठीक रहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, जैसे ज़्यादातर लोग ना पिछले 2-3 साल से पता है क्या कर रहे हैं, कभी कोई लॉन्ग मार्च अनाउंस हुआ, कहते हैं फ़ौरन सेल कर देते, ठीक है। कहते हैं पता नहीं अभी क्या होगा। लेकिन आप देखें 2016 में जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, जिस दिन अनाउंस हो गया तो क्लियर हो गया कि अब गवर्नमेंट जो है आगे शायद इनकी नहीं आएगी, उस टाइम पे भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर देते तो आप, जो उस वक्त स्टॉक मार्केट 53,000 पे पहुंची थी ना, उस वक्त भी 48-49 पे थी। ठीक है। यानी कि आप टॉप से कितना करीब थे। हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है, इसी तरीके से जब 2022 में जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हुई थी, ठीक। पहले तो एक दफ़ा वोट अनाउंस हुआ था लेकिन हुआ नहीं ठीक। था, ठीक। जिस दिन वोटिंग भी हुई थी उस दिन भी अगर आप सेल करते तो आप तकरीबन 45,000 पे थे और हाई जो था वो 49,000। ठीक है। ठीक तो है। यानी कि कुछ प्रिडिक्शन चार नहीं हजार करनी। का फर्क पड़ा सिर्फ। हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ा 10% का। तो प्रिडिक्शन नहीं करनी। लोग प्रिडिक्शन करने के चक्कर में एक ऊपर जाती हुई चीज़ को जल्दी बेच देते हैं और फिर उसको और महंगा खरीदते हैं। बस इस पॉलिटिक्स में मैंने ये सीखा है कि आपने प्रिडिक्शन नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने खुद इन्वेस्टमेंट की है कभी? मैं तो पिछले 6-7 साल 8 साल से करता हुआ। और आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और कितने मैं बल्कि कितना आपको रिटर्न मिला मैं आपको? आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैं अभी सबको बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो अभी मैं लोगों को बता रहा हूँ, पहले मैंने अपने घर में सबको समझाया, क्योंकि जब मैंने भी इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया सब खिलाफ होंगे आपके। सब खिलाफ हो गए। सब कहते हैं कि मैं तो, अब्बू कहते हैं मुझे, मैं जिसको भी जानता हूँ ना उसका नुकसान हुआ।
और बात ठीक भी है, आप लोगों से पूछेंगे भी तो भी उनका ये एक एक्सपीरियंस है। तो मैंने पूरा उनको डेटा से एक्सप्लेन किया कि आप देखें, अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते, एवरेज कंपनी में भी कर रहे होते, देखिए इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। लोग ना गलत कंपनीज में शॉर्ट टर्म की बेसिस पे सट्टेबाजी करने में नुकसान होता है। ठीक तो मैं शुरू में जब भी कोई कंपनी खरीदता होता था तो यही जो चीज़ मैं लोगों को बता रहा हूँ ना कि कागज़ पे 3-4 चीज़ें लिख लें, ये मैं अपने अब्बू के सामने जाके उनको बताता होता था कि मैं ये कंपनी खरीदने जा रहा हूँ, ये काम करती है, इसका प्लांट इतने का आता है, इस वजह से इसकी जो अभी प्राइस चल रही है ना वो बहुत कम है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र शुरू हुआ था 2019 में। 2019 में मैंने पहली इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको, कितनी इन्वेस्टमेंट की आपने इस वक्त? पहली इन्वेस्टमेंट मेरी 25 लाख थी और कोहाट सीमेंट कंपनी के शेयर मैंने लिए थे। ठीक है, ठीक है। और बड़े अच्छा उसने परफॉर्म किया। कितना रिटर्न मिला आपको उसका? उस पर्टिकुलर कंपनी में तो जो शेयर था वो 40-50 रुपए से 1-2 सालों में, वो रियल एस्टेट का पैकेज भी आया था 2020-21 में, वो 200 रुपए तक चला गया था। ठीक, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो गई थी उसकी और प्राइस। अब क्या प्राइस है उसकी? अब तो 150 की प्राइस है, लेकिन ऐसा भी होता है कुछ कंपनी का अगर एक शेयर हो ना तो वो क्या करती है कि एक शेयर को 5 शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो ठीक है, अब उसके हिसाब से तकरीबन 600-700 की प्राइस हो। 600-700 हो हाँ, गए, तो ठीक है, देखें ठीक है। 40-50 रुपए से 600। और आपने बेचा नहीं उसको? नहीं, मैंने 200 पे बेचा था, फिर 200 पे? दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया जो 200, उस वक्त के ठीक। हिसाब से बेस्ट लगा। और आपने सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया उस वक्त? नहीं, मैं अब तो बहुत कंपनीज में इन्वेस्ट किया उस वक्त के हिसाब से जो जो लग रही होती है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अब जो मेरे बेस्ट आइडियाज़ होते हैं ना वो मैं उसमें खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। क्योंकि जब ये हम लोग SECP रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे होते हैं तो हमारे ऊपर भी रूल्स होते हैं कि आप जो एडवाइस कर रहे हैं, ये नहीं कि आप खुद पहले लेके बैठे हुए हैं और सबको कह रहे हैं खरीदो ताकि प्राइस ऊपर जाए। तो हमने अभी ये जो 2025 का साल खत्म किया है, इसमें जो KSE 100 इंडेक्स था उसने 51% प्रॉफिट दिया था। ठीक है, ठीक है, हम लोग जो एडवाइजरी का पूरा पोर्टफोलियो चला रहे थे जिसको 500 से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, उसने 70% का प्रॉफिट दिया था। तो ये भी एक मैंने वॉरेन बफेट से सीखा है कि आपने जो है, अगर आप फुल टाइम इसमें काम कर रहे हैं तो फिर आपने जो एवरेज है उसको बीट भी करना है, क्योंकि एवरेज तो कोई भी लेके आ सकता है। और ये हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन एक और है एडवाइजरी सर्विसेज। अच्छा, कितने लोगों ने आपके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है? अराउंड 500 से ज़्यादा एडवाइजरी सर्विस में 500? हमारे लोग हैं, और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास हमारा अभी 5th बैच शुरू होने वाला है। तो पिछले बैचेस में ऑलमोस्ट 600 से लेके 800 लोग यानी ऑलरेडी आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो कैसे अपने फाइनेंशियल सेक्टर को या अपनी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। ठीक। और अगर फ़र्ज़ करें आम आदमी उस क्लास का हिस्सा बनना चाहे तो वो क्या करेगा? हमारी आप वेबसाइट पे जाएं, एक तो पहले हमारा यूट्यूब चैनल, उसका नाम है अब्दुल रहमान नजम, और हमारी, बल्कि एडिटर साहब को मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी वेबसाइट जो है www.arnfinancials.com, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दें। लगा देंगे, कोई हाँ, मसला नहीं। अगर किसी को फ़ायदा होता है हाँ नजर बिल्कुल। साहब। हमारा तो पूरा एक एम होता है कि हमारी जो भी चीज़ में कोई इनरोल हो उसको अगले 1 से 2 सालों में उससे 10 गुना फ़ायदा हो, तभी वो जो प्रोडक्ट है ना वो सस्टेनेबल बनता है। तो इस वेबसाइट पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, ये जो दोनों मैंने आपको बताया, मास्टर क्लास और एडवाइजरी सर्विसेज, इसको पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है वीडियो फॉर्म में। आप इसको देखें, हमारा सारा रिकॉर्ड भी मौजूद है और बड़ा आपको मज़ा आएगा। ठीक। और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त? देखें, ये भी एक मिसनोमर है कि एक सेक्टर के अंदर जो है सारी कंपनीज अच्छी होंगी। एक सेक्टर के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि एक कंपनी अच्छी हो सकती है, एक बुरी हो सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर बड़ा सेफ सेक्टर समझा जाता है, ठीक। लेकिन आज से तकरीबन 1.5 साल पहले फर्टिलाइजर बेचते तो सब सेम प्राइस में है, लेकिन जो उसको बनाने की कॉस्ट है, जिसका मेन रॉ मटेरियल होता है गैस, वो एक कंपनी को मिल रही थी सस्ती, ठीक है, और एक कंपनी की थी थोड़ी सी महंगी। अब इसके पीछे पूरा गैस का एक पाकिस्तान का सिस्टम होता है, ठीक, आपको वो समझना पड़ता है। ठीक, तो उसकी वजह से एक कंपनी हो गई अच्छी, ठीक है, हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर जब ये चेंज होता है दूसरे में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक, ऐसे भी नहीं होता कि एक सेक्टर में वो सारे अच्छे हैं, मतलब एक घर में टॉप परफॉर्मर्स भी होते हैं, एवरेज लोग भी होते हैं, और थोड़े से जो है बिलो एवरेज लोग भी होते हैं। तो आपको बिजनेस को ज़रा सही से पढ़ना पड़ता अच्छा, ये पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाहर की मार्केट से? बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाहर इन्वेस्ट करें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कोई कहते हैं टोक्यो है, कोई कहते हैं बीजिंग है, कोई कहते हैं थाईलैंड बैंकॉक की करते हैं और वहाँ पे ज़्यादा सेफ है। ये बात दुरुस्त है वैसे कि पाकिस्तान नहीं, ये भी डेटा जो है ना, इसको जो है ना इसके अगेंस्ट आपको बताता है। मैं खुद ये कैलकुलेशन मैंने की जब 2022 और 23 में पाकिस्तान में स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, डॉलर भी ऊपर जा रहा था, तो मैंने खुद देखा पूरा एक एक देख के कि अगर आपने 1 जनवरी 1999 से शुरू किया होता, आपने अमेरिका में इन्वेस्ट किया होता S&P 500 में, और उसका मुकाबला किया फिर पाकिस्तान से, उस टाइम तो 40,000 का इंडेक्स था। उस टाइम भी जो अमेरिका का था, उसने इस पूरे अरसे में, वो भी तकरीबन 1,000 पे होता था, आप खुद चेक भी कर सकते हैं 1999 में। आज वो तकरीबन 6-7 हज़ार पे, यानी कि उसने आपकी इन्वेस्टमेंट को 7 टाइम्स कर दिया है ठीक 26 सालों में। पाकिस्तान ने आपकी इन्वेस्टमेंट को 180 टाइम्स किया है, लेकिन
ऑलमोस्ट 6 गुना वैल्यू रुपये की कम भी हुई है। तो डॉलर टर्म्स में इसने 30 टाइम्स बढ़ा के दिए। ठीक ठीक है, आउटलुक की बात करें तो पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी है। अभी जो 2025 का साल ख़त्म हुआ है, रीजन में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट नंबर 1 थी और दुनिया भर में नंबर 2 थी। ठीक है। तो दुनिया भर में सोचे कितने छोटे छोटे मुल्क होते हैं और कोई छोटी सी भी स्टॉक मार्केट सब उसमें आ जाते हैं, उसमें भी पाकिस्तान नंबर 2 पे थी। फिर अमेरिका में आजकल जो यंग आईटी हमारे स्पेशली ग्रेजुएट्स जिनके पास बाहर डॉलर भी होते हैं इन्वेस्ट करने को, वो कहते हैं हमने अमेरिका के स्टॉक्स लेने हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत बूम चल रहा है। तो अमेरिका में एक टर्म है फैंग। ठीक है। इसमें 5 कंपनीज आई थी, इन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिए पिछले 10 सालों में। मतलब लोग इंटरव्यू में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछते हैं कि आपने इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, चेक करने के लिए कि अच्छे हैं कि नहीं। ठीक। अब फैंग है फेसबुक, ठीक है। एप्पल, अल्फाबेट गूगल की कंपनी है, ठीक। नेटफ्लिक्स, ठीक। और आखिरी गूगल है, ये पहले एप्पल था। ठीक। अब इनके सारों के आप रिकॉर्ड चेक करें पिछले 10 साल में, 1 जनवरी 2016 से इसमें जितनी भी कंपनीज हैं, किसी ने आपकी इन्वेस्टमेंट को डॉलर्स में 7 गुना बढ़ाया है, किसी ने 8 गुना बनाया है, किसी ने 10 गुना बढ़ाया है। ठीक। और पाकिस्तान की एक कंपनी है आईटी सेक्टर में, ठीक है। सिस्टम्स लिमिटेड, सिस्टम है, हाँ जी। एक ही कंपनी है। अब आप सोचते होंगे कि ये ऐसी कंपनीज हैं, कितने बड़े जाइंट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज हैं। सिस्टम्स लिमिटेड ने 1 जनवरी 2016 को अगर आपने उसका शेयर लिया होता तो उसने आपके $1000 जो है $11,000 कर दिया। अच्छा हो। तो जो अमेरिका के जो फ्लैगशिप 5 कंपनीज हैं, उन पांचों को पाकिस्तान की एक कंपनी डॉलर टर्म्स में बीट कर रही है। ओवरऑल इंडेक्स भी बीट कर रहा है। तो आप कर सकते हैं उधर भी इन्वेस्ट। लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान में अच्छे प्रॉफिट्स हैं, लेकिन डिसाइड करें साइकिल के हिसाब से, अगले 2-3 साल की आउटलुक को देख के, और वो पाकिस्तान की बेहतर है। ठीक। अच्छा, फॉरेन करेंसी के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। कोई रूबल ले लेते हैं, कोई जो डॉलर ले लेते हैं, कोई यन ले लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो यूरोस खरीद लेते हैं। तो उसके अंदर भी है कोई पोटेंशियल या नहीं? नहीं, इसका तो बहुत बुरा रिकॉर्ड है। मतलब आप ये जो 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, अगर उसमें डॉलर को भी डाल दें, किसी ने आपके पैसे 10 गुना किए हैं बैंक में पैसे रखे होते 25 सालों में, किसी ने 50 गुना किए हैं, ठीक। स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा किए हैं। तो डॉलर में अगर आपने रखा होता तो वो 50-60 रुपए से लेके अभी तक सिर्फ 280 का हुआ है, सिर्फ 5 गुना पैसे किए। ये तो आपका एक तरह से नुकसान हो रहा है। सिर्फ उस टाइम पे जब थोड़ा सा डीवैल्यूएशन का रिस्क लग रहा हो और आपको लग रहा हो कि इधर जो है डॉलर रिजर्व्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, उस वक्त सिर्फ अगर किसी के पास हो बाय डॉलर, अगर कोई एक्सपोर्टर है या बायर अर्न करता है, तो बेहतर होता है कि थोड़े टाइम के लिए आप उसको रुपये में कन्वर्ट ना करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो करेंसीज का रोल है ही नहीं। अब अगर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें? वो क्या उस मुल्क के अंदर करें जहां पे रह रहे हैं, या वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल है। रेमिटेंसेस भी इतने ज़्यादा भेजते हैं और मेरे हिसाब से तो मोहब्बत भी वो पाकिस्तान से ज़्यादा करते हैं। तो 2020 में उस वक्त के स्टेट बैंक के गवर्नर होते थे रज़ा बाकिर, उन्होंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था पूरा, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक चीज़ ज़बान ज़द-ए-आम है कि जो पैसे पाकिस्तान में भेज दिए वो वापस नहीं आने। ठीक। यानी कि बस अगर रुपये में कन्वर्ट करा दिया वो वापस डॉलर में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो आरडी अकाउंट है, ये आपको गारंटी करता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अगर आज कन्वर्ट करा रहे हैं, आप उतनी अमाउंट अगर वापस लेके जा रहे होंगे तो हम आपको इसको वापस जो है वो जाने फॉरेन देंगे। करेंसी में कन्वर्ट करके देंगे, वो दिरहम हो, वो डॉलर हो या वो पाउंड हो। यानी जिसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने, अगर हाँ, डॉलर मतलब में वो किया है जिस तो मुल्क डॉलर में मिल होंगे, जाएंगे। जिस हाँ। मुल्क में वापस लेके जा रहे होंगे उसके हिसाब से वो करेंसी कन्वर्ट करके देंगे। ठीक। तो ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। हमारे खुद के भी अपने मेंबर्स में तकरीबन 25 से 30% ओवरसीज पाकिस्तानी है। ठीक। तो वो फिर डिसीजन ऐसे करते हैं कि मेरे पास जितने ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से, जैसे आजकल पाकिस्तान नंबर 1 है तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। कल को अगर इधर थोड़ा डिवैल्यूएशन का रिस्क लग रहा होगा तो वो अपने पैसे वापस ले जाएंगे। और इस सिस्टम को 5 साल हो चुके हैं, और इस सिस्टम के थ्रू अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है कि आपके कोई पैसे लेके भाग जाएगा। जैसे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कभी कभी ब्रोकर पैसे लेके भाग जाता है, प्लॉट इधर उधर हो जाता है, प्लॉट पे कब्जा हो जाता है। बाहर बैठ के आपका अकाउंट खुलेगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोई साइन करने के लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो शेयर्स होंगे उसका कस्टोडियन आपका ब्रोकरेज हाउस नहीं होगा, सीडीसी होगा। ठीक। सीडीसी हुकूमत का इदारा है, तो कस्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिक्योर है, टेक्नोलॉजी भी पूरी सिक्योर है, और गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया हुआ है कि जब भी आप वापस लेके जाना चाहेंगे फॉरेन करेंसी आप लेके जा सकते हैं।
ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बिल्कुल आजकल पाकिस्तान जो है बजाय इन्वेस्ट इसके करने कि के लिए बाहर बेस्ट पैसा है। रखें या पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी पे लगाएं जिसके ऊपर कल को कब्जा हो जाए, हम्म या बाहर की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसे लगाएं, तो ज़्यादा बेहतर तो ये है कि वो रोशन डिजिटल पे जाएं। 100%। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये फालतू होने चाहिए, फिर जाके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आम आदमी क्या करे जिसकी इनकम बड़ी कम है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? नहीं, आम देखें, ये जो रूल ऑफ 72 और कंपाउंडिंग है ना, ये 5,000 पे भी उतना ही काम करता है, ये 5 लाख पे भी उतना काम करता है। बल्कि अगर कोई समझे आज 25 साल का है, 3-4 साल उसको हो गए जॉब करते हुए, उसने अगर समझे 5-10 लाख रुपए सेव कर लिए हम्म और वो सिर्फ वो पैसे लगा देता है, आगे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। रूल ऑफ 72 आपको जब तक आप 65 के होते हैं, आप रिटायर होते हैं, ये आपको 10 दफ़ा पैसे डबल कर देगा। हम्म। तो पैसे कम हो ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट कोई फर्क हमेशा नहीं पड़ता उससे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक माइंड ब्लॉक होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अमीरों के लिए है। आप इसको स्टडी करेंगे, जिस तरीके से ये बनी है, ये बनी ही इसीलिए है अमेरिका में, इस वजह से कि आम लोग अपनी रिटायरमेंट जो है उसको खुद फंड कर सकें। आपने हम्म। देखा होगा जब ये ट्रम्प टैरिफ्स होते थे, तो जब हेडलाइन आती थी, तो वो ये नहीं कहते थे कि स्टॉक मार्केट में बिल गेट्स का इतना नुकसान हो गया या वॉरेन बफेट का इतना नुकसान हो गया, वो कहते थे रिटायरमेंट वाले लोगों का इतना नुकसान हो गया। इतना क्योंकि सा- हर बंदे ने वहाँ पे उधर के बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप की होती है, उसको पता है कि ये सबसे ज़्यादा पैसे बनाएंगे, मेरे पास भी जितना भी है मैं उसमें लगा देता हूँ। फिर भी मैं आपको इसमें नंबर्स में एक चीज़ बताता हूँ। अगर कोई आज अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, देखिए आप इस समझें, आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, हम्म। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक नौकरी है, आपको तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं। आप उसमें से कोशिश करें 10,000 रुपये सेव करने की, ठीक। ठीक है। एक महीने में 10,000 रुपये के स्टॉक्स एवरेज खरीद लें, ठीक थोड़े है। थोड़े सारे खरीद लें, ठीक। ठीक है। हर महीने 10-10 हज़ार के खरीदते रहें। दूसरे साल में आपकी थोड़ी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन हो जाए शायद, इस 10,000 को 11,000 कर दें। ठीक। 10% महंगाई के साथ साथ हर साल बढ़ाते रहें अपना जो आप हर महीने खरीदते हैं। ठीक। तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे, ये जो आप हर महीने 10,000 लगा रहे हैं, 25 साल बाद कंपाउंडिंग के साथ, रूल ऑफ 72 के साथ, 18% का प्रॉफिट अज्यूम करके, ये हमने इसमें अपनी मर्जी की कंपनी भी नहीं चूज़ की, एवरेज ठीक। चूज़ किया है जो ठीक। पिछले 25 साल की एवरेज है, ठीक। तो ये 10 करोड़ रुपये हो जाते हैं। 10 करोड़? 10 करोड़ रुपये हो क्या जाते हैं। बात है ये आपने तो। जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो तकरीबन ऐसे 1.5-2 करोड़ की होगी, लेकिन वो बढ़ते 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 जो है 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसको कहते हैं SIP। ठीक हो। SIP जो थोड़ी आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि कौन सी एज ऐसी है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंसान को? मेरे हिसाब से तो हर एज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, ये है कि शुरू में जब इंसान यंग होता है तो उसको अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कम से कम रखना चाहिए, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी एज में चला जाता है फिर उसको अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो इन्वेस्ट ना करे। देखें, अब अगर सोचें आज किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और वो बड़ी एज में भी है, और वो हर महीने जो है उसमें से कुछ पैसे खर्च भी करना चाहता है, लेकिन खर्च तो वो थोड़ा सा ही करेगा ना, समझे 5 रुपये खर्च कर लेगा उसमें से, 95 तो उसने बढ़ाना ही है। तो वो जो बाकी 90 से 95 वाला हिस्सा है, उसको तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसमें लगाता रहे, बाकी उसको जितने भी चाहिए खर्च करने के लिए वो निकाल सकता है। तो इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टिंग डिसाइड होती है कि जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसमें लगा दें, और फिर स्पेंडिंग होती है कि मेरे मिजाज के हिसाब से मुझे इतने पैसे चाहिए, अब वो ज़्यादा हो या कम हो वो उसमें से निकालता रहता है, लेकिन जो पूरा साइकिल है उसको नहीं रोकना चाहिए। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका नजम साहब। आपने नजम साहब की गुफ्तगू सुनी। अगर आपके पास पैसे हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आप इन्वेस्ट ज़रूर करें ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर सके। और साथ साथ मेरा ख्याल है ये आपको पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, तो हम इनके सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ पे जाके आप इनका जो सिस्टम है उसको भी चेक कर सकते हैं। फिर आप इनके जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल जो है आप उसको भी देख सकते हैं। वो शुक्रिया आपका।